नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पर्यावरण सा एक बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस MPTT CTT के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये क्वेश्चंस और भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इस सेशन को जरूर अटेंड करें। 11 बजे रोजाना हमारी लाइव क्लास होती है, तो ये लाइव सेशन ही चल रहा है, तो आंसर देना कंपलसरी है। और जो लोग नए प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि माता रानी की कृपा लाइक करने से आती है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आज का, मक्खन क्या है? मक्खन क्या है? दूध में विसरित वसा, वसा में विसरित जल, तेल में विसरित जल, या फिर जल में विसरित वसा? क्या है भाई मक्खन? तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दूध में विसरित वसा। याद रखना, जो मक्खन होता है वो वसा का 80%, ठीक है, और जल का 15% पायसीकृत रूप है। इसे हम क्रीम अथवा दूध के रूप में किण्वन के पश्चात अलग कर लिया जाता है। हमको याद रखना, किसके पश्चात अलग करते हैं? किण्वन के द्वारा अलग करते हैं। तो ये क्या है, आपको क्रीम के बाद मिलता है मक्खन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन स्थानीय प्रजाति है? हार्नबिल, भारतीय राइनो जिसको हम गैंडा बोलते हैं, गुलाबी सिर वाला बतख, या फिर निकोबारियन कबूतर? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, हार्नबिल। देखो हार्नबिल कहलाता क्या है? हार्नबिल एक ऐसी प्रजाति को हम बोल सकते हैं जो सिर्फ एक स्थान को में रहती है। वो ना उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जाते, उनको हम हॉर्नबिल कहते हैं। दिमाग में ये क्वेश्चन बिठा लीजिएगा, हॉर्नबिल मतलब एक ही स्थान पर पाई जाती है, कहीं दूसरे स्थान पर वो जाते ही नहीं। ज़्यादातर ये प्रजाति जो होती है ना, वो पाई जाती हैं कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। तो हॉर्नबिल से आपको इतना याद रखना है। अब राइनो गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, तो आपको पता है भारत में कहाँ मिलता है? असम में, ठीक है। काजीरंगा सुना होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहीं पर असम में एक सींग वाला गैंडा मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटन की प्रक्रिया है। किण्वन उत्प्रेरक, एंजाइम, कार्बन आयन, या फिर मुक्त कण? क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंजाइम। देखो क्या होता है किण्वन, समझना। ये क्या करता है? एंजाइम की सहायता से ये कार्बनिक पदार्थों को अल्कोहल के रूप में रूपांतरित करता है। आपने सुना होगा, जब अल्कोहल बनती है, शराब बनती है, तो किण्वन प्रोसेस से जाया जाता है। तो उसमें क्या, ऊपर से हम हॉप्स मिलाते हैं, वो एंजाइम मिलाते हैं, वो उन चीज़ों को खा के किससे कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखना, ठीक है, एंजाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? मूंगफली का तेल, घी, छाछ, या फिर आइसक्रीम? देखो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन ए, मूंगफली का तेल। आपको याद रखना है, जो मूंगफली का तेल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? यह एक तेल आधारित पदार्थ होता है जो रक्त में नहीं घुलता है। याद रखना, जो कोलेस्ट्रॉल, आपने सुना होगा जब आपके हृदयघात आता है, तो आपने सुना होगा हृदयघात में होता कुछ नहीं, क्यों? हमारे जो हार्ट होता है ना, उसका काम क्या है? शरीर में रक्त को पंप करना।
तो धमनियाँ सुना होगा आपने, धमनियों में भी रक्त बहता है, याद रखना, शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये धमनियाँ जो होती हैं ना वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, मतलब फैट जम जाता है कुल मिला के। तो धमनियों का जो रास्ता होता है ना वो सकरा हो जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है। तो याद रखिएगा मूंगफली के तेल में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम या ना के बराबर ही होता है, ठीक है। इसलिए ये गुड फॉर हेल्थ है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली कारण लोग इसको नहीं खा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो 2016 रियो ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर कौन सा था जो 2016 में हुआ था? कंगारू, ऑस्ट्रिच, विनसियस या फिर मोर? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विनीसियस। जो 2016 का रियो ओलंपिक था उसका शुभंकर होता क्या? जैसे अपन जब भी कोई ओलंपिक या कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो एक उसको एक तरीके का चिन्ह मान लेते हैं, ठीक है, उस खेल से, क्योंकि कभी एक बार ऑस्ट्रिच भी हो चुका है, ठीक है, तो ऐसे मान लेते। तो उस टाइम पे क्या था, विनीसियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हड्डियों में किस पादप पोषक के उपस्थित होने के कारण इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? हड्डियों को पीस के जानवरों की उर्वरक भी बनाया जाता है। चलते ऑप्शन बताए जाते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है सोडियम एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है सभी को पता है, वो जो हड्डियां होती हैं वो मेन क्या होता है, उनमें फास्फोरस होता है। मैंने बताया हड्डियां जब भी जलती है ना तो चिटकने की आवाज़ आती है, क्योंकि उनके लगभग फास्फोरस होता है उनकी, वो जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर। तो इनको पीस के है ना जो जानवरों की हड्डियां होती है उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से, अरे कहाँ चला गया, निम्नलिखित में से कौन कर्नेटिक संगीत का रूप नहीं है? क्रांति, थिल्लाना, श्लोकम और टप्पा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आप सभी को मे भी पता होना चाहिए, टप्पा। क्या है टप्पा? एक्चुअली जो टप्पा है ना वो भारतीय अर्धशास्त्रीय संगीत का एक रूप है। भारतीय है अर्धशास्त्रीय संगीत का एक रूप है। इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत तेजी से, पता है क्या करते हैं, सूक्ष्म गति के साथ धुने और मधुर और एक प्रेमी के भावनात्मक, मतलब कि तेजी से संगीत को करा जाता है। इसलिए टप्पा याद रखना, ये क्या, भारतीय अर्ध शास्त्रीय संगीत, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय या राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पे लाया जाता है? ये हम राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं। राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री। देखो इसका जो राज्य की, यहाँ हम राज्य की बात कर रहे हैं, सेंट्रल की बात नहीं कर रहे। तो राज्य में राज्य का राज्यपाल है। तो वो धन विधेयक जब लेके आया जाता है विधानसभा में, तो विधानसभा में यदि राज्यपाल जी लेके आते हैं, पास कराते हैं, ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं तुमको बताएं। तो धन विधेयक हमेशा विधानसभा में लेके आए, फिर विधानसभा से पास होने के बाद हम विधान परिषद में ले जाते हैं। जैसे सेंट्रल में क्या होता है, राज्यसभा होती है, वैसे ही विधानसभा में विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद को बस अधिकार इतना है कि वो 14 दिन तक उस पर फैसला लेना है। यदि फैसला नहीं भी ले तब भी पारित माना जाएगा, और पारित कर देंगे तब तो पारित माना ही जाएगा। फिर वापस विधानसभा में आ जाता है। अब विधानसभा में जो अंतिम निर्णय होते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है, ठीक है।
तो पेपर में पूछे कि धन विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है, तो विधानसभा अध्यक्ष को है। और सेंट्रल में बात करूंगा केंद्र में, तो वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर रहेगा। ये क्वेश्चन बनते हैं भैया, ध्यान से समझना। फिर राज्यपाल साइन कर देगा पास होने के बाद, मतलब कि वो धन विधेयक क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है, विधियों का सम्मान, विधि के समक्ष समानता, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण और विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। इसका जो राइट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। देखो मूल अधिकार 6 है हमारे पास, ध्यान से पढ़ना। अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए 6, 7वां हटा दिया था संपत्ति का अधिकार, जो 6 बचे हुए हैं। जैसे में आर्टिकल 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष विधियों समान संरक्षण। मतलब कि तुम यदि वीवीआईपी हो तो तुम कानून के लिए उतने ही हो जितना कि एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है। साथ में यदि तुम विदेश से अपने देश में आए हो तो विधियों के समान संरक्षण, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अमेरिका से या ब्रिटिश कहीं से भी आए हो तो तुम्हें कुछ छूट दी जाएगी, नहीं, क्योंकि उनको भी विधियों के समक्ष समान संरक्षण है, तो उन पे भी हमारा भारतीय कानून अप्लाई होगा, इसलिए आर्टिकल 14 ये बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा समता के अधिकार का प्रावधान है। अब तो बन जाएगा बिल्कुल सही, आर्टिकल 14, क्योंकि समानता का अधिकार बोलते हैं समता का। भाग 3 जब आप पढ़ोगे, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। तो भाग 3 में 14 से 18 जब आप पढ़ोगे तो आपको समानता का अधिकार मिलता है, तो आर्टिकल 14 वही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। जो तुम्हारे 11 मूल कर्तव्य हैं इनमें से बताओ कौन से नहीं है। आप ही पढ़ो और आप ही बताओ जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्यों है, देखो भाई साहब, संविधान का पालन करना पड़ेगा, राष्ट्रीय ध्वज का करना पड़ेगा, सामाजिक एकता बंधुता को बढ़ाना पड़ेगा, देश की संप्रभुता को बढ़ाना पड़ेगा, और भी बहुत सारे 11 हैं। लेकिन सैन्य कार्य उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन ये उसमें नहीं है। तो जो आर्टिकल जब आप भाग 4 में 51A पढ़ोगे ना, तो हमारे मूल कर्तव्य 11 हैं, ठीक है। आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। जो लोग रेल रोक लेते हैं, ट्रेनों को जला देते हैं या फिर तोड़फोड़ करते हैं, वो भाई मूल कर्तव्य के साथ उल्लंघन माना जाता है। तो आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य, और ये लिए गए हैं रूस से, ये बहुत क्वेश्चन बनता है। तो मूल कर्तव्य भैया रूस से लिए हैं, अधिकार लिए अमेरिका से हमने, ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान रिट उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर निर्णय देता है। तो कौन सी रिट है वो, चलो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है प्रतिषेध निषेध, और अधिकार प्रत्यक्ष। क्या होगा राइट आंसर। देखो इसका राइट आंसर क्या कहलाता है, जब तुम पढ़ोगे रिट रिट तो उसमें एक प्रतिषेध रिट है। जब तुम संविधान पढ़ोगे ये भी होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अधिकार प्रक्षालेख क्या होता है, सब है। तो फिलहाल प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट कैसे, जैसे मैंने बात करा, सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर सिविल न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय सुना होगा, ठीक है। तो जैसे भाई कोई जिला न्यायालय ने कोई एक ऐसी चीज पर निर्णय दे दिया है जो उसके अधिकार में नहीं होता है, तो जो हाई कोर्ट है वो जारी करेगा भाई जिला न्यायालय को कि भाई सब तुमने कौन से अधिकार के थे, इस पर सुनवाई कर दी, क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सेम ऐसे ही यदि कोई हाई कोर्ट एक ऐसा निर्णय दे देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट को ये प्रतिषेध रिट जारी करता है। हाँ, साथ में मोस्ट IMP क्वेश्चन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 124 अनुच्छेद में आता है,
ठीक है। और जो हाई कोर्ट है वो 214 में आता है। आर्टिकल जब 214 पढ़ोगे तो हाई कोर्ट मिलेगा, और 124 पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा क्या, सुप्रीम कोर्ट। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 124 याद करना, 2 आगे कर देना, 214 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रस्तावित करके कम कर सकते हैं? लघुकरण, परिहार, विराम या प्रतिलंबन? तो इसका जो राइट आंसर है लघुकरण। जब आर्टिकल आप 72 पढ़ोगे, अनुच्छेद 72 पढ़ोगे, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास ये पावर दिया गया है कि वो किसी के भी मृत्युदंड को माफ़ कर दे सकता है, या उसको माफ़ी कर सकता है, छोड़ सकता है, या उसकी सज़ा को कम कर सकता है। उसको लघुकरण कहते हैं जब आप संविधान पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करती है, वे निम्नलिखित में से क्या करेगी? भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग पढ़ाएंगे। भूगोल, जीव विज्ञान और स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएगी। एकीकृत उपागम के महत्व को समझते हुए प्रयोगों पर अधिक ध्यान देगी, और भूगोल पढ़ाते समय पढ़ाए जा रहे विषय वस्तु को जीव विज्ञान या स्वास्थ्य और पोषण से यथासंभव दूर रखने का प्रयास करेगी, या फिर भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण में से केवल उस विषय को पढ़ाएगी जिससे उनकी रुचि छात्रों में सर्वाधिक है। क्या करेगी एक शिक्षिका जब वह एकीकृत उपागम का प्रयोग कर रही है? एकीकृत वर्ड पर जोर देना है। तो इसका जो राइट आंसर जो दोस्तों होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, एकीकृत मतलब कि एक साथ पढ़ाना, ठीक है, चीज़ों को शॉर्ट में ये बोलेंगे। तो जो भूगोल और जीव विज्ञान और जब स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग ना पढ़ाकर वो क्या करेगी, समेकित रूप से पढ़ाएगी। मतलब भूगोल में ही उसको जोड़ देगी, उसको जोड़ देगी, इसको जोड़ देगी और इसको जोड़ देगी, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? प्राथमिक कक्षा में बोला है ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग, कौशल रुचियां विवृत्ति, योग्यता प्रशंसा, अवकाश काल का सदुपयोग, एंड इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग। आपको याद रखना है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की ये 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ज्ञान है, अवबोध और अनुप्रयोग, ठीक है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे साथ रोजाना 11 बजे बने रहें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, चाहे तो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक पर, या फिर इंस्टाग्राम में सर्च करें तरुण जी के क्लास, एक साथ लिखें तरुण जी के क्लास, मैं अवेलेबल हो जाऊँगा आपके लिए। तो मिलते हैं कल 11 बजे, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।